साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं भारतेंदु युग। मित्रों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और पहली बार अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों यार, एक रिक्वेस्ट जरूर है, शेयर जरूर किया करो यार, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। आधुनिक काल हमने शुरू कर दिया था, अब भारतेंदु युग। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि मैंने पहले वीडियो डाल दिया था और आज हमारा यहाँ से शुरू होता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें भारतेंदु युग के अंतर्गत है। साथियों ये नोट्स वही हैं जो मैंने पढ़े हैं और आपको नोट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा यार कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ी क्लासेज में दुविधाएं आ रही है, कंटिन्यू क्लासेज नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ इस बार। और आप, मुझे लगता है कि शायद आप इस बात के लिए एग्री भी हैं, क्षमा भी करेंगे यार। थोड़ा सा समय लग रहा है क्लासेस को कंटिन्यू करने में, लेकिन कंटिन्यू रहेगी धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में सबसे पहली बात है कि जो आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान काल है, आधुनिक काल में जो प्रथम उत्थान काल है उसे हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम जो है भारतेंदु युग रखा। तो एक बात तो ये याद रखिए कि आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान काल है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? भारतेंदु युग नाम दिया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र के जन्म काल यानी कि 1850 ईस्वी से एवं अवसान अर्थात समाप्ति जो काल है वो सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव काल यानी कि 1900 ईस्वी से माना जाता है। सबसे मेन बात यह है कि भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके जन्म काल से माना जाता है, अर्थात 1850 ईस्वी से माना जाता है। और भारतेंदु युग के जो समाप्ति काल है वो सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव यानी कि उनके प्रारंभ से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका का आविर्भाव हुआ था 1900 ईस्वी में और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का रहा है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस कालखंड को, किस कालखंड को? प्रथम उत्थान काल को या भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा। मित्रों ये बात आप याद रखिए कि पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। और किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बात कही गई है। मित्रों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा पुनर्जागरण काल किसको कहा गया? भारतेंदु युग को कहा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को क्या नाम दिया गया है? पुनर्जागरण काल किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। भारतेंदु युग का समय क्या रहा है? भारतेंदु युग का समय जो रहा है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगली लाइन में बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी जो समय सीमा है वो 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी है। 1857 ईस्वी से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी है। लेकिन अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो उन्होंने जो इसकी समय सीमा मानी है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 तक मानी है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो ये है 1850 से 1900 ईस्वी, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है 1857 से 1900 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी गई है। किसकी? भारतेंदु युग की, अर्थात पुनर्जागरण काल की, जिसको प्रथम उत्थान काल के नाम से हम लोगों ने जाना है। मित्रों आगे बात करते हैं अब डॉक्टर बच्चन सिंह। जो बच्चन सिंह है उन्होंने भारतेंदु युग को हंसमुख गद्य कहा है। क्या कहा है? हंसमुख गद्य। हाँ ये बात याद रखिए कि भारतेंदु युग को जो हंसमुख गद्य काल कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह। भारतेंदु युग को उन्होंने क्या कहा? हंसमुख गद्य काल कहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। इस युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ये बात कंफर्म है कि जो ये युग है भारतेंदु युग, इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नामकरण किया गया है, ठीक है। देखिएगा इस युग में
पद्य काव्य रचना के लिए, इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। पद्य काव्य के लिए तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, और गद्य काव्य के लिए इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। किसमें? भारतेंदु युग के अंतर्गत। आगे है, भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियां का मिश्रण मिलता है। जो भारतेंदु युग है उसमें जो प्रवृत्तियों का मिश्रण है वो एक तो प्राचीन है और एक नवीन है, इसका मिश्रण इसमें देखा जाता है। अर्थात इस काव्य में पहेलियां, मुकरियां, भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति सभी प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अर्थात भारतेंदु युग जो है एक मिश्रण है, किसका? मुकरियों का, भक्ति का, रीति का, श्रृंगार का, पहेलियों का, इन सभी का मिश्रण जो है भारतेंदु युग में मिलता है साथियों, जिसको हम प्रथम उत्थान काल से जानते हैं। मित्रों, बात याद रखिएगा कि खड़ी बोली से संबंधित जो विविध तथ्य हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको दी है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर पेपर में फंस जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मित्रों यार, थोड़ा सा समय लग रहा है कंटिन्यू क्लासेस लाने में, आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए। अभी वैकेंसीज भी अभी आई नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स की बात है, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। जब मैं कैसे न कैसे वीडियो डाल रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूटी में समय लग रहा है, इस पर थोड़ा विश्वास बनाए रखिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, और क्लासेस को जरूर शेयर कीजिए। लाइक तो आप सबसे पहले करते हो, ये मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और पसंद आपको आ रहे हैं ये नोट्स, ये भी मुझे पता है। चलिए, खड़ी बोली से संबंधित तथ्य कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि मित्रों कौन थे? अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। सबसे प्रतिष्ठित कवि खड़ी बोली के अमीर खुसरो को गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का जो माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार थे वो गंग भाट थे। 17वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, और गंग भाट की जो रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा जो गद्य में लिखी गई है। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला भी है कि खड़ी बोली में गद्य लिखा गया है भारतेंदु युग में, और यहाँ पर ब्रज भाषा में पद्य लिखा गया है भारतेंदु युग में। ठीक है, तो याद हो जाएगा। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले जो प्रथम साहित्यकार हैं वो गंग भाट है। और चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो करती है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गंग भाट के या कवि गंग के द्वारा लिखी गई है। आगे अगला मतलब तथ्य आता है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले साहित्यकार कौन थे? मुल्ला वजही थे। और इनकी जो रचनाएं रही है, सबरस और कुतुब मुस्तरी इनकी रचनाएं रही है मेरे मित्रों। चलिए देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम जो लेखक हैं, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। ये बात अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा कि राम प्रसाद निरंजनी, अर्थात जो इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है, और इनका जो समय है वो 1741 ईस्वी से लेकर के रहा है। अर्थात 1798 विक्रमी संवत की बात हम लोग करते हैं। ये जो है राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में रहते थे, और वहां की महारानी को ये कथा पढ़कर सुनाया करते थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का जो तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले द्वितीय लेखक कौन थे? पंडित दौलत राम रहे हैं, और इनकी जो रचना है वो पद्म पुराण 1771 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। अगला तथ्य, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जिसको हम लोग जानते हैं कोरवी के नाम से। खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो है कोरवी। किस नाम से जानते हैं खड़ी बोली को? कोरवी के नाम से भी जाना जाता है।
सातवां तथ्य आता है खड़ी बोली यानी कि गद्य रचना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सबसे ज्यादा गद्य रचनाएं भारतेंदु युग में खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो विलियम पोर्ट विलियम पोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता वाली जो संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मित्रों, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का जो प्रवर्तन करने वाले थे, वो चार प्रमुख लेखक माने जाते हैं। खड़ी बोली गद्य में 19वीं शताब्दी में जो प्रवर्तन करने वाले हैं वो चार हैं। सबसे पहले पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित बात करते हैं, वो थे सदलमिश, जिन्होंने नासिक उपाख्यान लिखा। क्या लिखा? नासिक केतो नासिक केतो उपाख्यान नासिक केतो उपाख्यान इनके द्वारा लिखा गया है। नासिक केतो उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। ये भी अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया। और अन्य नाम नासिक केतो उपाख्यान का जो अन्य नाम है वो है चंद्रावती। क्या नाम है मित्रों? चंद्रावती नाम है। ये अच्छे से आपको नोट करना है। एक थे लल्लू लाल, जो पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे और गद्य साहित्य खड़ी बोली में लिखने वाले बहुत महान राइटर रहे हैं। लल्लू लाल ने कौन सी रचना लिखी है? प्रेम सागर लिखी है। कौन सी रचना थी इनकी? प्रेम सागर। किसकी रचना है प्रेम सागर? लल्लू लाल की है। नासिक उपाख्यान या चंद्रावती किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, इनके अलावा दो लेखक और हैं। एक हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज। क्या नाम था? मुंशी सदासुख लाल नियाज। इनके द्वारा सुख सागर रचना लिखी गई। तो ये तो याद हो जाएगा, सुख सागर। तो सदा सुख लाल नियाज, सुख सागर सदा सुख लाल नियाज, से याद हो जाएगा। ठीक है, सैयद इंसा अल्लाह खां। क्या नाम है? सैयद इंसा अल्लाह खां। इनके द्वारा लिखी गई है रानी केतकी की कहानी। मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कहानी को, किसको? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र, क्या नाम है? उदयभान उदयभान चरित्र उदयभान चरित्र उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। किसको? रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उदयभान चरित्र किसकी रचना है? सैयद इंसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र है। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। देखेगा, अगली बात आती है, इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज, ये जो ऊपर चारों लेखक मैंने आपको बताए कौन कौन हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदासुख लाल नियाज और सैयद इंसा अल्लाह खां। यहां से एक प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर बनता है मेरे साथियों। आपको थोड़ा सा बस ध्यान दे लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, इन नोट्स से अगर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चला जाए गलत, तो आप देखना, अभी नेट का एग्जाम आ रहा है। जो भी बंदे नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप सारे नोट्स स्टार्टिंग से लेकर के पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं से भी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एग्जाम होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर आता है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत तगड़े नोट्स साबित होंगे मित्रों। चलिए बात करते हैं। इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुख लाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी माना जाता है। सबसे ज्यादा जो है मुंशी सदासुख लाल नियाज का जो है सुख सागर अर्थात इनके द्वारा लिखा गया गद्य सबसे व्यवस्थित और सबसे व्यवहार उपयोगी माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी भाषा अन्य तीनों लेखकों की तुलना में मानक हिंदी से अधिक निकट मानी जाती है। देखिएगा, हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। हिंदी के लिए खड़ी बोली जो नामकरण है वो सबसे पहले मुंशी लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर में किया गया, क्योंकि प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी लल्लू लाल जी के द्वारा ही लिखी गई है। आगे बात करें, गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो टकसाली टकसाली भाषा टकसाली जो भाषा है
उसको नाम खड़ी बोली में गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया था। देखिएगा आगे बात करेंगे। कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात बनती है कि कविता में यानी कि पद्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को जो प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन चलाया है वो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा, ऐसा भी माना गया है। आगे बात आती है गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्श मुक्तक गीति परंपरा काव्य गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्श मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। साथियों जितनी भी लाइन मैंने लिखी है एक एक लाइन ये मान के चलिए एक मोती की तरह है, एक डायमंड की तरह है, ये मान लो आप, क्योंकि यहाँ से हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों ये आप थोड़ा सा अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि सारी के सारे एक भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है। और मुझे पता है मित्रों आप लोग नोट्स बना रहे हो, कितने साथी नोट्स बना रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, कितने साथी नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा मुझे भी लगे कि यार मैं एक तो मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, नोट्स लोग बना ही नहीं रहे हो, ऐसे देख लेते हो और चले जाते हो। साथियों आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप कितने साथी नोट्स बना रहे हैं। जो भी नोट्स बना रहे हैं वो ये लिख दें कि मैं नोट्स बना रहा हूँ सर, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा यार थोड़ा सा और तो क्या है। चलिए अब देखते हैं भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं। भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं? विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो भारतेंदु युग की पहली विशेषता राष्ट्रीय जागरण, दूसरी नव जागरण, तीसरी सामाजिक चेतना, चौथी है भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन इसमें देखने को मिला है, समस्या पूर्ति है, हास्य व्यंग्य है, श्रृंगारिकता है, देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय इसमें देखने को मिला। किसमें? भारतेंदु युग में। दूसरी है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग आपको पता है, और फिर अगली है मुक्तक की प्रधानता, और फिर है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति वर्णन प्रकृति चित्रण थोड़ी एक ही बात है। तो एक बार मैं इसकी विशेषताओं को फिर आपको बता देता हूँ। विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन इनमें से बनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं, एक तो राष्ट्रीय जागरण की बात की गई है, नव जागरण की बात है, सामाजिक चेतना है, भक्ति भावना है, प्रकृति वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, समस्या पूर्ति है, हास्य व्यंग्य है, श्रृंगारिकता भी देखी गई है। फिर अगला है देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय देखने को मिला, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण इसमें देखने को मिला, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, मुक्तक की प्रधानता रही है, और प्रकृति चित्रण रही है। इतनी सारी विशेषताएं मैंने आपको लिख दी है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको इतनी सारी विशेषताएं। चलिए बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं, और ये है हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं, वो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। भारतेंदु युग में, चलिए मित्रों, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में कौन कौन से कवि हैं मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिए हैं, और आपको ये याद होनी चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का इनमें से कौन सा कवि नहीं है, भारतेंदु युग में इनमें से कौन सा कवि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूरे के पूरे कवि याद होने चाहिए, और ये मैंने सीरीज वाइज लिखा है, क्रम से लिखे हैं, पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, तो आपको क्रम से ही याद करने हैं मित्रों। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छी तरह से आपको नोट्स बना लेने इसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, इनका समय है 1844 से 1914 तक। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 से 1900 तक। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887 तक। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन 1855 से 1923 तक। फिर है प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी तक। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी तक। और फिर है अंबिका दास व्यास 1858 से 1900 तक। और पंडित राधा चरण गोस्वामी 1858 से 1925 तक।
फिर राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 तक, और फिर है बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तक। तो मित्रों ये सारे क्रम से लिखे गए हैं, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इनकी ट्रिक भी बनाई है। बीबीएलबी, बीबीएलबी, पीटीए आरआरबी, तो बीबीएलबी, पीटीए आरआरबी, ठीक है, बीबीएलबी, पीटीए आरआरबी, ये थोड़ी सी ट्रिक है। आप लोगों को ये याद होने ही चाहिए कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, भारतेंदु युग के मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं, ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, ये सारे के सारे जो कवि हैं वो भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। अब बात करेंगे मित्रों सबसे पहले जिनके नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ या भारतेंदु युग का नामकरण किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उनको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। केंद्रीय विद्यालय में सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, बाकी अनेक परीक्षाओं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु युग को पढ़ते हैं मित्रों। भारतेंदु युग का जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी में हुआ, अर्थात विक्रम संवत 1907 में हुआ। भारतेंदु युग का जो जन्म स्थान है वो काशी है, अर्थात ये वैश्य परिवार संपन्न थे। भारतेंदु युग की जो मृत्यु हुई वो 1885 ईस्वी में हुई, विक्रम संवत 1942 ईस्वी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये मात्र 35 वर्ष, ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया कि मात्र 35 वर्ष के अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता का नाम था। किसके पिता का नाम? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद की वंश परंपरा में ये उत्पन्न माने जाते हैं। चलिए, इनका जो मूल नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल नाम था वो तो हरिश्चंद्र था। इनको भारतेंदु की तो उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। इनकी उपाधि थी भारतेंदु। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की थी। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पत्रकारिता। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मुख्य व्यवसाय है वो पत्रकारिता माना जाता है। अब संपादन का कार्य इन्होंने किया। संपादन का कार्य क्या क्या था? 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। मित्रों याद होना चाहिए आपको, तीनों पत्रिकाएं क्रम से लिखी गई है। एक तो है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में इन्होंने निकाली। ये एक मासिक पत्रिका, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों में निकाली थी इन्होंने। कवि वचन सुधा 1868 में निकाली थी। ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी, यानी कि मासिक यानी कि 30 और 15 और 7, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगली पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो 1873 में निकाली, ये मासिक थी केवल। और फिर अगली पत्रिका थी बाल बोधनी, ये 1873 में निकाली, ये भी मासिक थी, नारी शिक्षा हेतु निकाली गई थी। तो ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है, इनमें से नारी शिक्षा का वर्णन या नारी शिक्षा हेतु निकाली गई पत्रिका कौन सी थी? बाल बोधनी पत्रिका थी, जो 1873 में और मासिक रूप में निकाली गई थी। आगे देखिए, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है मित्रों, शुरुआती 8 अंकों तक ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, कौन सी पत्रिका? हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है, शुरुआती 8 अंकों तक ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। और 9वें अंक में इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 8 अंकों तक तो ये पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है वो किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है वो 8 अंकों तक इस नाम से निकली, लेकिन 9वें अंक में इसका नाम बदल दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम कर दिया गया था। चलिए, हिंदी गद्य का ठीक स्वरूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका से प्रकट होता है। चलिए आगे बात करेंगे। ये तीनों पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी, तीनों पत्रिकाएं यहीं से प्रकाशित होती थी। इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं, इनकी नाट्य रचनाएं कितनी हैं? 17 नाट्य रचनाएं। इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं, भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी। मित्रों मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, इनकी जो नाट्य रचनाएं हैं वो 17 नाट्य रचनाएं हैं। इनमें से पहली बात करेंगे, अनुदित जो नाटक है वो 9 रहे हैं। अनुदित नाटक कितने हैं इनके? 9 अनुदित नाटक रहे हैं। और अनुदित नाटक में कौन कौन से अनुदित यानी कि अनुवादित जो नाटक हैं वो कौन कौन से रहे? 9 इनके मौलिक नाटक हैं। मौलिक नाटक कितने हैं? 9 हैं। और अनुदित नाटक कितने हैं इनके? देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूं कि ये मुझे थोड़ा डाउट है। अनुदित नाटक जो है साथियों, इनके 8 हैं। ये ध्यान दे लो यार, अनुदित नाटक जो है इनके 8 हैं। और 8 जो अनुदित नाटक हैं वो है इनके, सबसे पहले विद्या सुंदर। सबसे पहले है विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी में निकाला। चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद किया था ये। ठीक है, विद्या सुंदर 1868 में, चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद। दूसरा अनुदित नाटक है रत्नावली, 1868 में। और ये संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद था। ठीक है, और प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद इन्होंने इसमें किया। अगला है पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन 1872 में। ये है इनका जो है धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद रहा है, पाखंड विखंडन। कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज कर लीजिए, जो पाखंड विखंडन है वो साथियों ये थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पाखंड विखंडन जो है वो है कृष्ण मिश्र का, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पर। रत्नावली जो है इनका संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए थोड़ा। संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है, मैं बोल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दे लीजिए। पाखंड विखंडन में लिख देता हूँ, जो पाखंड विखंडन है वो कृष्ण मिश्र का। पाखंड विखंडन जो है कृष्ण मिश्र का, पाखंड विखंडन कृष्ण मिश्र का के नाटक, नाटक क्या नाम है? नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक, के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो याद कर लेना। रत्नावली में जो है वो रत्नावली में है, संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। और पाखंड विखंडन में कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। अब आता है अगला नाटक धनंजय विजय। धनंजय विजय जो है, और ये विद्या सुंदर में आपको बता दिया पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और धनंजय विजय जो 1873 में इन्होंने निकाला था, इसमें कांचन कवि के नाटक धनंजय विजय का अनुवाद है। कौन सा है? कांचन कवि। कांचन कवि के नाटक, कांचन कवि के नाटक कौन सा है? धनंजय विजय। धनंजय विजय इसका अनुवाद है साथियों। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है 1875 में इन्होंने निकाला था, इसमें भी कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। इसमें भी क्या है? कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। अगला आता है इनका भारत जननी। ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो किसके? अनुदित नाटक कितने? 8 माने गए हैं। और ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के, टोटल रचनाएं 17 मानी गई है मित्रों। ठीक है ना? तो भारत जननी जो है इनका 1877 में निकाला गया एक गीति नाट्य है, और बंगला की भारत माता के आधार पर लिखा गया है। मैं लिख देता हूं, बंगला की भारत माता, भारत माता के आधार पर इसको लिखा गया, के आधार पर इसको लिखा गया। ठीक है, अगला आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा। विशाख दत्त संस्कृत के महान कवि रहे हैं। कौन थे? विशाख दत्त। इनका नाटक, विशाख दत्त के नाटक का ये अनुवाद है मुद्रा राक्षस, क्योंकि विशाख दत्त ने भी मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। तो ये है। अब आता है दुर्लभ बंधु। साथियों मैं बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। 8 नाटक हैं इनके टोटल मिलाकर के। और दुर्लभ बंधु 1880 में शेक्सपियर के
मर्चेंट, शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ध्यान रखना कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। तो ये सारे के सारे नाटक हैं, इनके अनुदित नाटक कितने, 8 हैं। से 8 याद रख लेना मेरे मित्रों। अनुदित नाटक कितने हैं, टोटल नाटक कितने, 17 हैं, और अनुदित नाटक कितने हैं, 8 हैं। टोटल तो 17 है और अनुदित कितने, 8 है। अनुदित नाटक में आता है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से क्वेश्चन बनता है, ये ये सत्य हरिश्चंद्र इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से अनुदित नाटक नहीं है, भारतेंदु युग का अनुदित नाटक नहीं है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए अनुदित नाटक कौन सा है और जो मौलिक नाटक हैं वो कौन से हैं, ये कंफर्म आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनता है अनुदित नाटक में कौन से नाटक आते हैं और मौलिक नाटक में कौन से नाटक आते हैं। मौलिक में तो 9 आते हैं, मौ इसमें भी डबल मात्रा लग रही है ओ की, और 9 में भी डबल मात्रा लग रही है ओ की। तो ऐसे याद रख लेना, मौलिक नाटक कितने, 9 है, अनुदित नाटक में आ रहा है तो इधर 8 है। इस तरह से याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कौन कौन से नाटक अनुदित में आते हैं और कौन कौन से नाटक जो है मौलिक में आते हैं। जब बार बार आप इनको रिवाइज करोगे ना नोट्स को, अब ऑटोमेटिक याद रहना शुरू हो जाएगा कहाँ कौन सा लिखा गया है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार साथियों, विद्या रत्न पाया धन मंजरी ने तब सभा में मुद्रा बंधु, ये में थोड़ी सी ट्रिक इसकी बनी हुई है, लेकिन ट्रिक व्रिक को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं मित्रों, क्योंकि क्या है ट्रिक से भूल जाते हैं हम लोग। अब मौलिक नाटक की बात करेंगे। जो मौलिक नाटक है वो कितने हैं, 9 है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। मौलिक नाटक कितने हैं, 9 है। सबसे पहले नाटक आता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। सबसे पहले नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, 1873 में प्रहसन था ये। ठीक है, वैदिक नाटक। पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया था। कौन सा, पशु बलि, पशु बलि जो प्रथा है उसका इसमें विरोध किया गया। पशु बलि प्रथा का इसमें विरोध किया गया, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा नाटक आता है सत्य हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर जो दूसरा नाटक है साथियों, वो जो मैंने वहां लिखा था सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र ये दूसरा नाटक है। ये मौलिक नाटक में आता है और ये 1875 में ही था। ये बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती पहला है, और दूसरा है इसका सत्य हरिश्चंद्र, और तीसरा नाटक है साथियों वो है श्री चंद्रावली नाटिका। श्री चंद्रावली नाटिका तीसरा नाटक है इनका। फिर है चौथे नंबर पर आता है विशेष्य विस्मयोदम, फिर है भारत दुर्दशा, फिर है नील देवी, अंधेर नगरी, फिर है प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। इस तरह से ये इनके मौलिक नाटक है 9। ये सारे के सारे नाटक आपको ध्यान रखने हैं मेरे मित्रों, नोट्स बना लेना ढंग से। ठीक है, और ये बात भी आपको पता होना चाहिए अधूरा नाटक माना जाता है ये इनका, यानी कि भारत वेद प्रेमचंद्र विभा नील नगरी। तो ये सती प्रताप जो है मित्रों इनका एक अधूरा नाटक माना जाता है। इस नाटक को जो है राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। सती प्रताप जो है इसे राधा कृष्ण द्वारा पूरा किया गया था। सती प्रताप नाटक को अधूरा नाटक माना जाता है मित्रों, थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि सती प्रताप जो है इनका अधूरा नाटक रहा है, और इसको पूरा किया था इनके बाद में राधा कृष्ण दास के द्वारा। किसके द्वारा, राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। तो अब काव्य कृतियों, काव्य रचनाएं, वो बहुत सारी काव्य रचनाएं इनकी रही। कुल संख्या थी 70। कितनी काव्य, 70। ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृतियां रही हैं, रचनाएं रही हैं, नाटक तो 17 थे टोटल, और लेकिन काव्य कृतियां और भी हैं, कुल 17 काव्य कृतियां इनकी मानी जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। यहाँ तक तो प्रेम 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 वाली बात है, तो ये तो याद हो जाएगी। आगे है बकरी विलाप, प्रेम प्रलाप बकरी विलाप, दशरथ विलाप, तो विलाप वाली बात भी यहाँ पर याद हो जाएगी। फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी। आगे है विजयनी, विजय विजयंती। तो ये इंपॉर्टेंट जो रचना है वो मैंने यहाँ लिख दी है, 70 के 70 मैंने नहीं लिखी है। अब प्रबोधनी जो है साथियों, रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना रही है प्रबोधनी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है।
अब आगे बात करते हैं साथियों दशरथ विलाप। दशरथ विलाप जो रचना है और फूलों का गुच्छा जो है, रचनाओं में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का महत्व दिया गया है। इनकी सभी रचनाओं में भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित की गई है। इनकी सारी की सारी रचनाएं जो है भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित की गई है। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म में उत्तरार्ध भक्तमाल, ये सारे आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव को से ओतप्रोत थे। कौन कौन से थे? भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म में। अब आगे बात करते हैं साथियों इनकी जो उपन्यास रहे हैं, इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से रहे हैं? हमीर हट, कौन कौन से उपन्यास है? हमीर हट, ये इनका उपन्यास है, हमीर हट, ठीक है। सुलोचना, रामलीला, शील लीला, सावित्री चरित्र, ये इनके उपन्यास है। निबंध इनके कौन कौन से रहे हैं? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता। साथियों थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कितने सारे याद कैसे करें। याद करने में कोई परेशानी नहीं है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा उपन्यास में लिखा हुआ है, कौन सा निबंध में लिखा हुआ है, कौन सा कहानियों में लिखा हुआ है, कौन सी रचनाएं हैं, या कौन से इनके नाटक हैं, कौन से मौलिक हैं, कौन से अनुदित हैं। सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब बार बार पढ़ोगे, अपन ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा। तो उपन्यास है हमीर हट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सुलोचना, रामलीला, शील लीला, सावित्री चरित्र। निबंध में कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविताएं। अब आते हैं इनके इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे, कश्मीर कुसुम और बादशाह, ये इनके इतिहास ग्रंथ है। इतिहास की बात हम लोग इसमें कर ही रहे हैं। अब विशेष तथ्य वाले, ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो विशेष तथ्य हैं साथियों, ये आपके लिए जानदार साबित होंगे, खतरनाक साबित होंगे। विशेष तथ्य जरूर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए बात करते हैं विशेष तथ्यों में। सबसे पहली बात ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? अरे भारतेंदु, भारतेंदु हरीश चंद्र जी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं मेरे साथियों। आगे देखिएगा, इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। किस लिए की गई? हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। अब 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी इन्होंने करी है। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। आगे बात है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण पात्र की भूमिका इन्होंने निभाई थी। जो जानकी मंगल के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, उन्होंने लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। ये रसा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने रसा उपनाम से भी काव्य रचना करी थी साथियों। आगे बात करें, इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करी थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन्होंने मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की प्रशंसा बहुत भयंकर तरीके से करी है, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है, निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति को मूल। ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि किसकी लाइन है या किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति मूल। ये 11 वर्ष के अल्पायु में ही कविता लिखने लग गए थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है साहित्य पुनर्जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कविता के क्षेत्र में नवदूत के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी आधुनिक काल के जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। मित्रों सब याद कर लो। आगे देखिए, भारतेंदु के काव्य गुरु कौन थे? पंडित लोकनाथ थे। भारतेंदु के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में गजलें लिखा करते थे। रसा उपनाम से, किस नाम से? रसा उपनाम से। रसा उपनाम से जो है साथियों उर्दू में ये गजलें लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? गजलें लिखा करते थे रसा उपनाम से। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनकी बात करेंगे प्रमुख पंक्तियों की। ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रमुख पंक्तियां भी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, ये किसने लिखी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली पंक्ति की बात करेंगे, रोहू सब मिल आहू भाई।
तो ये पहली पंक्ति है, इन मुसलमान कविनन पर कोटिल हिंदू वारिये, ये मैंने यहाँ गलत लिख दी है, ये रसखान की पंक्ति है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अनुप्रात अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल ये भी बहुत बार पूछी गई है, भारतेंदु की पंक्ति है। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख साध सजे सब भारी, ये भी भारतेंदु युग की पंक्ति है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, भारतेंदु युग। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये सारी पंक्तियां किसकी है मित्रों, भारतेंदु की ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां ही रही है। मित्रों अब आते हैं नंबर 2, भारतेंदु युग के दूसरे, भारतेंदु युग के दूसरे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, दूसरे कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो मित्रों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन को पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। शायद आपको बहुत अच्छे नोट्स लगे होंगे मित्रों, अगर अच्छे लगे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और ये जरूर कमेंट कीजिए मित्रों कि कितने स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, ताकि इससे मुझे पता लगता है कि हाँ नोट्स बना रहे हैं बच्चे। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को यहीं विराम देते हैं मित्रों। शायद आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, नोट्स आप बनाइए, बहुत अच्छे नोट्स हैं मित्रों, विश्वास रखिए बस। ठीक है, तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।